नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले आपको DLED 4th सेमेस्टर गणित का एक 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर उपलब्ध कराया था और आपसे ये बोला था कि ये सारे प्रश्नों को आप हल कर लो और आंसर इनके कॉपी में नोट कर लो। जब इनका सोल्यूशन वाला वीडियो हम आपको देंगे तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 25 में कितने नंबर आ रहे हैं। तो अब हम ये सोल्यूशन वाला वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको ना आया हो या फिर ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको 80% क्वेश्चन नहीं आए होंगे, तो वो इस वीडियो को देखकर उन प्रश्नों को आसानी से सीख सकते हैं, ताकि जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप उसको गलत ना करें। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये 18 प्रश्न आपने अच्छे से कर लिए हैं, एकदम सही से कर लिए, तो 22+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी कंडीशन में जब हम आपको ये कराने जा रहे हैं तो आप एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से वही बोल दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट में अपना नाम ज़रूर बता दो कि आपका क्या नाम है और आप किस ज़िले से हो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.625। इसको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दशमलव देख लो कितने अंकों के बाद लगा है। 1 2 3, 3 अंकों के बाद लगा है तो ये दशमलव हटा दो, सीधा लिखो 625 और नीचे लगाओ 1 लिखो और जितने अंकों के बाद दशमलव लगा था उतने लगा दो 0। बात समझ में आई है कि नहीं आई है, नीचे कमेंट में बताते रहिएगा कोई अगर डाउट हो। देखो 625 का पॉइंट यहाँ 0 लगा देते ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 0.625, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 625। अगर यहाँ 0 लगा होता तो 0 को काउंट नहीं करते, लास्ट का जो 0 होगा उसको काउंट नहीं किया जाता है। जितने नंबर 1 2 3, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 0 बढ़ाएंगे और 1 लगा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 1000। 625/1000। अब आप इसको काट लीजिए, 25 से इसको काटेंगे तो 25 × 25 होता है 625 और ये 25 चौको 100 और 40। अब 5 से काट लो, 5 5 25 और 5 8 40, यानी इसका जो आंसर आ गया 5/8। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है 5/8, यही आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या 2 है 25/16। इसका क्या करना है, इसका वर्ग निकालना है। यानी ये बताया जा रहा है 25/16 ये करना है, ठीक है, वर्ग निकालना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 16 का कितना स्क्वायर होता है 256। 625/256। जल्दी जल्दी में लोग क्या करेंगे, वर्ग को वर्गमूल समझ बैठेंगे और 25 का निकाल के रख देंगे 5, 16 का निकाल के रख देंगे 4, 5/4 उनका उत्तर आ जाएगा और उनको ऑप्शन में भी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए 5/4 दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि 25 और 16 दोनों वर्ग हैं किसी संख्या के। आपने जल्दबाजी में वर्गमूल निकाल दिया, आपको ऑप्शन भी मिल गया, आपने ए टिक कर दिया, आगे बढ़ गए और आपका आंसर हो गया गलत। यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3 15 74 64। इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। देखो हमने घनमूल निकालने की ट्रिक आपको समझाई थी, बहुत आराम से, बहुत ही सरल ट्रिक थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लो, क्योंकि कोई भी नंबर का घनमूल निकालने को आ सकता है। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप कितना भी बड़ा नंबर हो घनमूल निकाल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मैं कितनी आसानी से आपको करके बताऊँगा। ये लिखा है 15 74 64। घनमूल करने के लिए 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे वर्गमूल करने के लिए 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है, वैसे घनमूल करने के लिए 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये है पहला नंबर, मतलब पहला जोड़ा एक तरीके से 157। अगर आपको घनमूल याद हैं किसी के, मतलब जो नंबर्स होते हैं उनके अगर घनमूल याद हैं, तो आप ये समझ जाओगे कि 157 का घनमूल क्या निकल के आएगा। देखो ध्यान से सुनना, 2 का घनमूल कितना होता है, 2 का घनमूल होता है 8,
3 का घनमूल कितना होता है 27, 4 का घनमूल कितना होता है 64, 5 का घनमूल होता है 125, ठीक है, और 6 का घनमूल होता है 216। ये जो 157 है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 157 देखिए ये 216 हो गया, ज़्यादा हो गया। हमें कम लेना है, 125 वाला लेना है। 125 किसका है 5 का है, तो 157 से निकल के आ गया 5। याद रखिएगा यहाँ पर है 464। 464 की इकाई अंक देख लो 4 है, कितनी है 4 है। अब ये बताओ 1 से लेकर 9 के बीच में 4 किसके घन में होता है। इसमें तो 8 है इकाई की संख्या, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यानी 4 के घन में 64 आ रहा है। 4 के घन में अंतिम संख्या या फिर कह सकते हैं इकाई की संख्या 4 आ रही है, और यहाँ भी 4 आ रहा है, तो यानी 64 का घनमूल कितना है 4 है। तो इससे हमारा निकल के आ गया 4। यहाँ पर जो आपका उत्तर हो गया वो हो गया 54। अब अगर आप ये अपने आप से करते तो 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता। देखो 157 है, देख लो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 5 का 125 होता है, तो 6 का 216 होता है, तो हमें 5 वाला लेना है, 5 यहाँ लिख दिया। 464 में इकाई की अंक देख लिया 4 है। अब हमें ये पता करना है 1 से लेकर 9 के बीच में कौन सी संख्या का घन 4 इकाई अंक होता है। तो हमें पता चल गया 4 का ही घन इसमें इकाई का जो अंक होगा वो 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। आपका आंसर आ गया 54। देखो इसको मैंने अच्छे से समझाया उस वीडियो में जिसमें मैंने बताया था घनमूल निकालने की ट्रिक। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से देख लेना। आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल 280 होता है। मान के चलो कोई ये चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, ये एंगल यानी कोण, ये चारों कोण, इन चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। याद रहेगा इन चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अब यहाँ पर 3 कोणों की माप दे रखी है 280, चौथे कोण को निकालना है। 360 कुल होता है, 280 3 कोणों की माप है, तो चौथे कोण की माप इनको घटा दो, आ जाएगा ये आपका 80, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चौथे कोण का जो माप होगा 80, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइन 30 का मान बताओ। साइन 30 अपॉन कॉस 60 का मान बताना है आपको। तो साइन 30 कॉस 60, देखो एक चीज़ ध्यान दो, इसके करने के 2 तरीके, या तो इनकी सीधी सीधी आप वैल्यू रख दो। साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। आंसर आपका कितना आ गया 1 आ गया। कट गया 1/2 बटे 1/2 कट जाएंगे आपस में, 1 बचेगा। या फिर इसका एक और तरीका होता है, देखो जो साइन थीटा होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। थीटा का मतलब है कि एंगल, जैसे यहाँ पर हम एंगल लेते हैं ना 30, 45, 60, 90, 0। अगर साइन थीटा यानी साइन 30 की वैल्यू हम निकालना चाहें, साइन 30 बराबर कॉस 90, ये थीटा 30 की वैल्यू दे रहा है ना, तो 30, यानी जो साइन 30 है वो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60। तो इसका ये मतलब निकल के आया जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है। ये चीज़ आप समझिए, जो साइन 30 है वो कॉस 60 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करने बैठे हैं, ठीक है, साइन 30 अपॉन कॉस 60, अगर हम कॉस 60 की जगह साइन 30 ही रख देते तो ऊपर भी साइन 30 नीचे भी साइन 30, कट के एक आंसर आ जाता। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखो कभी कभी ये, अभी तो यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है कि साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 की वैल्यू पता है और आपने निकाल के रख दिया। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती, कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि साइन 11 अपॉन कॉस 79, अब इनकी वैल्यू निकालो। फंस गए ना चक्कर में, क्योंकि साइन 11 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, कॉस 79 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वही रूल फॉलो होता है। जैसे साइन 11 है, साइन 11 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 11, साइन
11 बराबर कॉस 90 माइनस 11 कितना हो जाएगा, कॉस 79। ठीक है, 79 ही होगा ना, 10 में 1 गया 9, 8 में 1 गया 7। ठीक, साइन 11 इक्वल टू साइन 11 इक्वल टू कॉस 79। तो यहाँ पर चाहे तो साइन की वैल्यू चेंज करके लिख दो, चाहे कॉस की वैल्यू चेंज करके लिख दो। मान चलो साइन की वैल्यू चेंज, साइन 11 की वैल्यू कितनी है, कॉस 79 है, और नीचे कॉस 79 ऑलरेडी है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों कट के आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये फार्मूला आप समझ लो, ये फार्मूला आप रट लो कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कह दे कि साइन 30, ठीक है, साइन 30, या मान चलो साइन 30 ना बोले, साइन 30 तो कॉमन वैल्यू है, सबको पता होगी। मान चलो कोई कहते साइन 67, ठीक है, साइन 67 इक्वल टू मान के चलो दे दे कि √2/3 है, कुछ भी कोई नंबर मान चलो अपने आप से बना के दे दिया उसने एग्जामिनर ने, साइन 67 बराबर √2/3। तो अगर आपसे ये कह दे कि कॉस 23 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकलेगी, आपको मालूम है, अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो साइन 67 √2/3 दे रखा है, तो कॉस 23 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पांचों क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले हो गए। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर देख लो ध्यान से, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 36x² + 12x + 1। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x² का देख लो क्या गुणांक है, 36, नंबर कितना है 1, 36 × 1 यानी 36। अब 12 को हमें ऐसे दो फॉर्म में तोड़ना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ये हो सकते हैं, 6 + 6 = 12, 6 छंके 36 हो जाएगा, और 6 + 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12x को हम 6 और 6 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, 36x² + 12x + 1, 36x² प्लस ये 12x को 6x + 6x के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये 6, यहाँ से भी 6 मिल जाएगा, यहाँ से भी 6 मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से भी x मिल जाएगा, तो 6x कॉमन ले लो। यहाँ से जब हम 6x कॉमन लेंगे तो 6 छक्के 36, और x² में जब हम x कॉमन ले रहे हैं बचेगा x। ये 6x है, पूरा हम 6x ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हम लाएं, इसी ब्रैकेट को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, 6x + 1। ठीक, अब ऊपर देखो अगला नंबर ये था, 6x यहाँ भी है, 6x यहाँ भी है, मतलब 6x काटेंगे तो प्लस का 1 आएगा यहाँ पर। ठीक, ये 6x + 1 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों 6x एक ब्रैकेट में। ठीक, अब कोई ये मत कहना कि ये तो 2 लिखे हुए हैं, 6x + 1 आपने 2 बार क्यों नहीं लिखा। देखो ऐसा होता है कि इस पूरी समीकरण में क्या करते हैं, 6x ये दोनों हैं, इन दोनों को कॉमन ले लिया जाता है, तो ये कॉमन ले लिया गया, और ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ से है और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को उठाकर एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7, 2x + 5y = 12, 4x + 9y = 22। देखो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि 2x + 5y = 12 एक समीकरण है, 4x + 9y एक समीकरण है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर वाले में 2x + 5y है, नीचे वाले में 4x + 9y है। तो यहाँ पर देखो ना तो x की वैल्यू बराबर है दोनों में, ना तो y की वैल्यू बराबर है, तो कोई x या y इन दोनों में से कोई एक ऐसा हम कर लें कि दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अगर ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दो, ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा करके देखते हैं, जैसे 4x 5y में 2 का गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन थी उसको एज इट इज़ रख दो, 4x + 9y = 22। देखो हमें
कोई ना कोई बराबर करना, चाहे x वाले को बराबर कर लो चाहे y वाले को बराबर कर लो। हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया और x को बराबर कर लिया, 4x देखो यहाँ भी। अब इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका है, ये 4x का साइन क्या है, साइन है इसका प्लस का, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं माइनस। यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। 22 का साइन क्या है, प्लस का है तो इसको भी माइनस कर देंगे। 4x प्लस का है, 4x माइनस का है, कट जाएगा। 10y प्लस का है, 9y माइनस का है तो ये घटेगा, 10 में 9 घटेगा तो 1 आएगा, तो y लिख देते हैं सीधा। 24 में 22 घटाएंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकल आई। अब इसी y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, समीकरण 1 हमारी क्या थी, 2x प्लस 5y बराबर 12। y की वैल्यू रख दो, 2x प्लस 5 इंटू 2 बराबर 12। ये y की वैल्यू हमने 2 रख दी, ये देखो y की जगह 2 रख दिया। 5 दूना होता है 10, 10 बराबर के जब उस तरफ जाएगा 12 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। x बराबर 2/2 इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू निकल के आई 2 और आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 1। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप खुद समझ गए होंगे। चलो, अब कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या बोल रहे हैं, देखो प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 4 7 9 15 10 13, इसकी क्या करना है, इसकी आपको मध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, मध्यिका ज्ञात कर लो। नंबर है 3 4 7 9 15 10 13। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें अरेंज करना है, यानी आरोही क्रम में लगाना है। 3 4 7 9 10 13 और 15। एक पहला स्टेप है इसको आरोही क्रम में लगाना। दूसरा स्टेप इसका ये है कि इसके नंबर को गिनना, यानी पदों को गिनना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर पद कितने हैं, 7 हैं। और 7 क्या होता है, 7 होता है विषम। ठीक, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया मध्यिका निकालने का फार्मूला सम और विषम दोनों का अलग होता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मध्यिका बराबर n+1/2 पद। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, n+1/2 पद। ठीक, ये यहाँ स्क्रीन कट रही है। ठीक, पद। अब यहाँ पर n क्या है, n है आपका 7, 7 + 1/2 8/2 4। ठीक, यानी ये चौथा पद मध्यिका होगी। अब चौथा पद कहाँ से लाएंगे, चौथा पद हम इससे लाएंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यानी जो हमारी मध्यिका निकल के आ गई, ध्यान से समझना, चौथा पद कौन सा है, 9। तो मध्यिका कितनी आ गई, मध्यिका आपकी आ गई 9। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो कोई भी डाउट हो बताते रहना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 पासों को फेंकने पर ऊपरी फलक में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है, और प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो जब 2 पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, आपको मालूम है जब एक पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 6। और जब 2 पासे फेंकते हैं तो कुल परिणाम आते हैं 36। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जब 2 पासा फेंका जा रहा है, ऊपरी फलक पर समान अंक आने के क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब कितने परिणाम हो सकते हैं। समान अंक आने के, आप लिख लेना पूरा, समान अंक आने के संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जब ऊपरी फलक पर समान अंक आ जाए। देखो, या तो 1 1 आ जाए दोनों में, या तो 2 2 आ जाए दोनों में, या तो 3 3 आ जाए, या तो 4 4 आ जाए, या तो 5 5 आ जाए, या तो 6 6 आ जाए।
अब इनके अलावा ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि जब ऊपरी फलक पर दोनों अंक समान, बताओ इनके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है कि पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए, तो क्या वो समान हुए? नहीं हुए। जब पहले पासे में 1 आएगा और दूसरे पासे में भी 1 आएगा तभी तो उसको बोला जाएगा कि ऊपरी फलक पर अंक समान हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर समान अंक आने के कितने संभावित परिणाम हमें प्राप्त हुए? 6। ठीक, आप खुद ही देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो परिणाम प्राप्त हुए कि ऊपरी फलक पर समान अंक आने के 6 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता हमारी क्या आ जाएगी? प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम है 6, कुल परिणाम है 36, इसका आंसर आ गया 1/6। 1/6 इसका आंसर आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, तो प्रायिकता का क्वेश्चन आसानी से समझ लो, बहुत आसान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? समलंब की समांतर भुजाओं का योग 140 मीटर है। समलंब का आपको डायग्राम बना के दिखा दें। ऊपर वाली रेखा थोड़ी छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। ठीक, ये हो गई समलंब का चित्र हो गया। बोल रहे हैं इनकी समांतर भुजाओं का, समांतर मतलब आमने सामने की भुजाएं, ये वाली। समांतर का मतलब मालूम क्या होता है? समांतर का मतलब है कि दो ऐसी रेखाएं जो जीवन में कभी नहीं मिलेंगी, चाहे जितना आगे तक बढ़ा दो, इनके बीच की जो दूरी होती है वो सदैव समान होती है। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। ठीक, ये भी आप समझ लो, कहीं मान चलो कोर्स में नहीं है, कभी कोई ऐसे पूछ बैठे कि समांतर क्या होता है। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती और उनकी जो बीच की दूरी होती है वो हर जगह समान होती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल। देखो जब हमने 10वीं 12वीं की अपनी, तो हमने तो अंग्रेजी में ही पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आ जाता है। हिंदी में भी आप शब्दावली इस्तेमाल करने लगते हो। जैसे अब तो ऐसी कंडीशन मेरी बन गई है कि ज़्यादातर वर्ड्स हिंदी में ही यूज़ होते हैं। फ़िलहाल आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्डों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिला के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं तो हिंदी ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर पैरेलल होता है, पैरेलल लाइन्स इसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो इनकी परिभाषा आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। समांतर, ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी इसकी, ये वाली और ये वाली। ठीक, अब ये बोल रहे हैं इनकी समांतर भुजाओं का योग कितना, यानी इसका और इसका योग दे रखा है 140, ये रहा 140। ठीक, और क्षेत्रफल 490 वर्ग मीटर दे रखा है। तो समलंब की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई ये वाली दूरी। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी को ऊंचाई कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला लगा दो, आंसर निकल आएगा। इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे भुजाओं का, सीधा लिख देते हैं योग। ठीक, आप समझ जाइएगा, 1/2 भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आपको दे रखा है यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 490 बराबर 1/2, भुजाओं का योगफल भी दे रखा है 140 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी है। अब 2 से जब हम 140 को काटेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, ये काट दिया हमने 70। अब 70 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा। ऊंचाई कितनी निकल के आ गई आपकी? 7 मीटर इसकी ऊंचाई निकल के आ गई। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए। देखो केवल कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपका क्षेत्रफल का फार्मूला रख दिया गया, बशर्ते आपको क्षेत्रफल के जितने भी फार्मूले ये याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप बता दीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, तो मैं सिलेबस का भी फ़ोटो एक खींच के भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप देख लेना वहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो। अब अगला क्वेश्चन है 11वां। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर हो। तो परिधि का फार्मूला लगा दो, आसानी से निकल आएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, 2πr। अच्छा, जो व्यास होता है ना, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r होती है इसकी वैल्यू व्यास की। तो परिधि दे रखा है 132
ये रहा 2 और ये रहा r, इसको अलग रखो, गुणे 22/7, ये पाई की वैल्यू 22/7, 132 गुणे ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा और 2r की वैल्यू निकाल लो। 22 छक्का 32, 6 सत्ते 42, 2r की वैल्यू आ गई 42। क्लियर हो गई बात। 2r की वैल्यू हो गई 42, यानी व्यास ही तो निकालना है, वृत्त का व्यास बताओ, तो व्यास जो निकल के आ गया 42 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। ये व्यास का फार्मूला होता है, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। ये क्वेश्चन मैं वैसे भी आपको पहले भी दे चुका हूँ करने को, पता नहीं आपने किया या नहीं किया है तो यहाँ देख लो। 12 नंबर है, लिखा हुआ है 550 घन सेंटीमीटर लोहे। देखो घन सेंटीमीटर जहाँ आपने सुना, इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। आयतन कितना है? 550 घन सेंटीमीटर। इससे क्या हो रहा है? बेलनाकार सरिया बनाई जा रही है और सरिया का व्यास रखा जा रहा है 1। अब आप ये बताओ, जब व्यास रखा जाएगा 1, ठीक, और हमें ज़रूरत होगी त्रिज्या की, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, व्यास अगर 1 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पर आयतन का फार्मूला लगा लो। जो बेलन का आयतन होता है, इसका क्या फार्मूला होता है? πr²h। तो यहाँ पर आयतन लगा दो, πr²h बराबर 550। पाई की वैल्यू 22/7, r 1/2 है, r² है तो 2 बार गुणा कर दो, h आपको निकालना है 550। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 और ये 11, ये कट जाएगा, ठीक। बाकी सब वैल्यूज़ को उधर भेज दो। 550 गुणे, देखो नीचे क्या है? 7 है और 2 है, तो ऊपर लिख दो 7 और 2। ऊपर क्या है? 11 1 को लिखना नहीं, केवल 11, ये 11 लिख दिया। अब 11 से 550 को काटोगे तो आएगा 50। h बराबर 50 गुणे 7 गुणे 2। आप इसको कर लो, 50 दूना 100, 100 और गुणे 7 700। यहाँ पर ये आपके सामने क्या आ गया? 700 सेंटीमीटर। देखो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये निकल आया। सिर्फ और सिर्फ आयतन का फार्मूला रखा और आपके सामने उत्तर हाजिर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में क्या बताया जा रहा है कि, देखो बड़ा कर लेते हैं इसको, ये आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ। sin 60 प्लस tan 45 माइनस sin 90, ये लास्ट में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। sin 60 प्लस tan 45 माइनस sin 90 अपॉन cos 60। सबकी वैल्यूज़ रख दो, आसानी से 2 नंबर ले लो। sin 60 की क्या वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू होती है 3/√3/2। tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin 90 की वैल्यू होती है 1, बटे में क्या है? बटे में है आपका cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखो 1 1 तो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब बचेगा क्या? √3/2 अपॉन 1/2। अब दोनों के बीच में लगा है डिवाइड का साइन, इसको हम लोग बदल लेते हैं, लगा देते हैं गुणे का साइन, और 1/2 को पलट देते हैं, 2/1 कर लेते हैं। ये 2 कट जाएगा, आंसर आपका आ गया √3। कोई डाउट हो तो बताइए। sin 60 की वैल्यू रख दी, ये रही sin 60, tan 45 माइनस sin 90 अपॉन cos 60। सबकी वैल्यूज़ रख दो, जो कटता जाए काटते जाओ, और फाइनल आंसर आपका आपके सामने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में बताया जा रहा है a बराबर x की जो वैल्यू है वो 5 से कम और बराबर है। ध्यान से इसको देख लो, ये जो साइन है, ध्यान से देखो, ये जो साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है, देखो जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, यानी x छोटा है 5 से, लेकिन उसके नीचे एक छोटी सी लाइन खींची है, इसका मतलब है x 5 से छोटा तो है लेकिन 5 के बराबर भी है। उसी जगह यहाँ देखो, इसका मतलब है, देखो 3 जो है वो छोटा है x से, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी है। x की वैल्यू 3 से बड़ी है लेकिन 3 के बराबर भी है। इसी जगह यहाँ देखो,
x की जो वैल्यू है वो 7 से छोटी है लेकिन 7 के बराबर भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं a बराबर x की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है और बराबर भी है, 1 2 3 4 5। ठीक। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3 से बराबर है, 3 के बराबर है और 7 से छोटी, 4 5 6 और 7 भी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ये बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पर a यूनियन b निकाल लो, कोई नंबर रिपीट ना हो, लिखते चले जाओ, 4 5 6 7। ठीक। a इंटरसेक्शन b निकाल लो, a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि इन दोनों में से जो भी कॉमन हो वो निकाल लो, 3 4 5। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। a यूनियन b निकल के आ गया, a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b में क्या होता है, सारे नंबर्स लिख लिए जाते हैं, बस केवल कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर देखो 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है, लेकिन हमने यहाँ पर केवल एक ही बार लिखा है। ठीक है, कोई नंबर रिपीट ना हो। और a इंटरसेक्शन b में क्या लिखते हैं, a इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों में सेम नंबर, जैसे 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है, वही उठा के यहाँ रख देते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसमें 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो, कभी ऐसा आ जाए कि 594 में जोड़ दें, या क्वेश्चन आ जाए 594 में घटा दें। ऐसी कंडीशन में आपको भाग विधि से ही निकालना पड़ता है। ठीक, भाग विधि से आप निकालो। देखो, जोड़ा बनाओ, इधर से जोड़ा बनाया, इधर से जोड़ा बनाया, तो 5 का पहला जोड़ा बना, तो वर्ग का पहाड़ा पढ़ो, 2 दूना 4, 3 तियां 9, 9 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार ले जाओ, 2 दूना 4, 5 में 4 घटेगा, 1 आएगा, 94 का जोड़ा उतार लो। अब ये जो 2 यहाँ लिखा है इसको इसी के नीचे लिख के 2 दूना 4 कर दो, क्योंकि ये 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 को भूल जाओ, मैंने कहा था ना जो भी हम यहाँ नंबर उतारते हैं उसका आखिरी अंक भूल जाओ, 4 भूल जाओ, बचेगा क्या, 19। अब 4 का पहाड़ा पड़ो, 19 से ज़्यादा ना हो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यहाँ लिख दो 4। अब इस 4 से इस पूरे 44 में गुणा कर दो, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 14 में जब 6 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ हो जाएगा 18 में 17 गया बचेगा 1, यानी 18 हमारा क्या बच गया, शेष फल बच गया। ठीक, यानी हमें ये पता चल गया कि इस 594 के अंदर ही 24 का वर्ग आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 594 में कुछ संख्या जोड़नी है। ठीक है, देखो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि 594 के अंदर ही 24 का वर्ग आ जा रहा है। हमें क्या करना है कि 24 से ज़्यादा वाला लेना है, तो 24 से ज़्यादा वाला क्या होता है, 25, और 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ठीक, हमें अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हमें देखो क्या करना है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे 594 में जोड़ दें। अब 594 में हमें जोड़ना है, 594 625, जो देखो जो यहाँ निकल के आया है उसका जस्ट अगला ले लो, 25 ले लिया, 25 का वर्ग होता है 625। अब 625 में 594 को घटा दो, 5 में 4 गया 1, और 12 में 9 गया 3, 5 में 5 गया, तो ये जो संख्या 31 निकल के आई ये आपका आंसर हो जाएगी। आपको लास्ट लाइन ये लिखनी पड़ेगी कि 594 में अगर 31 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आई हो। देखो इससे संबंधित अगर 2-3 सवाल आप और करें तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। ध्यान से देखो, ये एक तरीके से जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है वो यहाँ पर अप्लाई होता है कि मतलब प्रतिवर्ष इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो इतने वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या होगी, या फिर इतने वर्ष के पहले कितनी जनसंख्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आप
प्रश्न को देखते हुए फार्मूले का गठन खुद करेंगे। ए बराबर पी लिख लो, जैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ना, वही सेम टू सेम यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर जो रेट है, ये देखो रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। सबसे पहले तो ये देखो प्रतिवर्ष 5 बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो लगाओ भैया प्लस का निशान, लिखो R/100, ठीक, ब्रैकेट कर दो बंद। अब ये बताओ प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व के बारे में बात कर रहा है कि कुछ वर्ष बाद के बारे में बात कर रहा है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व। अब पूर्व की जब बात करेगा तो जो समय होगा वो माइनस का लगेगा। एन क्या होता है, एन समय है, वो माइनस का लग जाएगा। अब यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर लो, आपका उत्तर फटाफट आ जाएगा। पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो मूलधन होता है, यहाँ पर मूलधन आपके हिसाब से क्या हो जाएगा 4410, मतलब जो वर्तमान की जनसंख्या है 4410 है, तो यहाँ रख दिया हमने 4410। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर कितना है, आर यानी रेट कितना है 5 है, 5/100। एन कितना है माइनस का 2, मतलब माइनस, और ये एन यानी समय 2 वर्ष का है। अब आप आसानी से सॉल्व कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। प्लस 5 को 100 से काट, 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 20, यानी 1/20 की पावर -2। अब 20 एकम 20 और 20 में 1 जुड़ जाएगा 21 हो जाएगा। 4410 गुणे 21/20, ठीक, और पावर -2। अब अगला स्टेप होगा, ये जो पावर जो माइनस में है इसको हमें प्लस में करना है। कैसे करेंगे, ये जो बीच ये जो नंबर है इसको पलट दो, यानी 21/20 है तो -2 लगा हुआ है। अगर 20/21 हो जाएगा, ये रहा 20/21, तो ये जो माइनस की पावर थी ये प्लस की पावर 2 में बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा देख लो, 4410 इंटू 20 का जो स्क्वायर होगा, मुँह ज़बानी में आपको बता दे रहा हूँ, 20 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 400, ठीक, और जो 21 का स्क्वायर होगा वो होगा 441। तो नीचे 441 है, ऊपर आपका 400 है, तो 441 से 4410 को हम काट देंगे तो ऊपर बचेगा 10, और 20 का जो हमने स्क्वायर किया है वो आया था 400। अब 400 गुणे 10, उत्तर आपका कितना आ जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 4000, ठीक। 2 वर्ष जो पूर्व संख्या थी, जो जनसंख्या थी, वो आपकी निकल के आ जाएगी 4000, ठीक है। कुछ चीज़ें आप अपने आप से भी करने का प्रयास करिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्यिका ज्ञात करो। मध्यिका ज्ञात करो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो आप पिछले वीडियो में ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने आपको इसका मॉडल पेपर पहले उपलब्ध करा दिया था, सॉल्यूशन वाला वीडियो अब दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलम खींच लेने हैं। यहाँ लिखो पद, यहाँ लिखो बारंबारता, ठीक। अगला कॉलम होगा संचयी बारंबारता, ठीक, संचयी बारंबारता। ऐसे करके आप लाइन खींच लेना, कॉलम बना लेना, ठीक। तो सबसे पहले 3, 4, 6, 8, 12, ठीक, ये कॉलम खींच गया। अब बारंबारता वाले लिखो, 3 के सामने 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हो सब लिखा हुआ है। 3 के सामने 2 है, 4 के सामने 5 है, 6 के सामने 4 है, 8 के सामने 5 है, 12 के सामने 3। देखो मैं तो ये रफली कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको करना है तो खूब अच्छे से सजा सजा के करना है, ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालती, बारंबारता ये है, 2 का उठा के 2 रख दो, इस 2 को 5 में जोड़ो आएगा 7, इस 7 को 4 में जोड़ो आएगा 11, 11 को 5 में जोड़ो आएगा 16, 11 5 16, 16 को 3 में जोड़ो 19, और अगर कभी इन सबको जोड़ोगे तो 19 ही आएगा, चाहे आप जोड़ के देख लेना। और ये लास्ट वाला और ये सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 19 आ गई, यानी पद की जो संख्या आ गई वो 19 आ गई। और 19 कैसा होता है, विषम होता है, ठीक। 19 कैसा होता है, विषम होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें मध्यिका का विषम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। विषम वाला फार्मूला क्या होता है,
n+1/2वां पद, ठीक। n कितना है 19, 19 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20/2 क्या हो जाएगा 10, यानी 10वां पद जो है वो आपका मध्यिका है। अब 10वां पद हम लाएंगे कहाँ से, देखो ये लाइन है, ये सब पदों की लाइन है, ठीक है। अब हमें चाहिए 10वां पद। अब सबसे पहले आप आ जाओ संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। यहाँ पर ये देखो 10 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 2 तो छोटा है, 7 छोटा है, 10 से बड़ा 11 है, तो हम 11 को ले लेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि 10 से बड़ा तो 16 भी है, 19 भी है, इनको क्यों नहीं लिया। लेकिन हमने क्या कहा, 10 से जस्ट बड़ी संख्या लो, केवल एक संख्या लेनी है कोई भी। 10 से बड़ी ये 11 है, 16 को नहीं लेंगे क्योंकि 10 से बड़ी 11 पहले मिल रही है, तो हम 11 को लेंगे। तो 11 के सामने जो पद है वो कितना है 6 है, तो 10वां पद क्या निकल के आ जाएगा 6, यानी जो आपकी मध्यिका होगी वो आपकी हो गई 6। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। देखो जगह की कमी है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुँह ज़बानी भी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो बताना मत भूलना कमेंट में कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो सबसे आसान क्वेश्चन, चाहे तो इसको मुँह ज़बानी समझ लो। देखो, अरे रुक जा भाई, चलो दिख रहा होगा आपको। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, इनका अनुपात दे रखा है 2:3। अब इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो जो परिधि होती है वो टोटल त्रिज्या पर ही डिपेंड होती है, ठीक है। चाहे फार्मूला लगा के देख लो, 2πr। देखो 2 की तो अपनी वैल्यू है, पाई की अपनी वैल्यू है, r बढ़ेगा तो परिधि बढ़ेगी, ठीक, r घटेगा तो परिधि घटेगी। तो यानी जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का भी अनुपात होगा। चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व करके निकाल लो, चाहे तो मेरी बात मान लो कि जो त्रिज्या का अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात परिधि के अनुपात के बराबर होता है। रट्टा मार लो, चाहे इसको प्रैक्टिकली करके देख लो। आप चाहते हो प्रैक्टिकली करके दिखाओ तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये जैसे फार्मूले होते हैं ना, फार्मूले को बनाया जाता है फिर आपके सामने पेश किया जाता है, उसी तरह इसका फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। आप चाहे फार्मूला मान लो सीधा सीधा, या तो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपको ना करना आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं करके दिखा दूंगा। वृत्त की जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 2:3, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना नीचे कॉमेंट में। उम्मीद करता हूँ ये 18 प्रश्नों के आपको उत्तर मिल गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट आपको समझ में आ रहा हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया या इसमें कुछ गलती है, कुछ भी हो तो नीचे कमेंट में बता देना, उसका समाधान कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता है। देखो इस वीडियो की टाइमिंग आप देख लेना कि कितने मिनट का ये वीडियो है। आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा लोगे कि मैंने आपको ये कम से कम 35-40 मिनट के अंदर करके आपको दिखा दिया, और ये आपको करके कब दिखाया, जब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन आपको आते हैं और आप परीक्षा में करने बैठोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये पूरा प्रश्न पत्र 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बीटीसी का पेपर सॉल्व करने में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।